देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया था, त्याग विदेशी धागों को उसने ही तो खादी बनाया था। पहनकर काठ का चप्पल सत्याग्रह की राग जिसने सुनाया था, वो महापुरुष महात्मा गांधी कहलाया था। आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन गांधी जी को शत शत नमन। आज ही के दिन 2 अक्टूबर के दिन हमारे देश के 2 बड़े महापुरुष महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। पहले हम महात्मा गांधी जी का बात करते हैं, उसके बाद हम लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बात अवश्य करेंगे। वैसे तो महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कद इतना बड़ा है कि पूरे विश्व में ऐसा कद शायद ही किसी का होगा। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद जो तीसरा राष्ट्रीय त्योहार है वो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी को स्वच्छता से काफी प्रेम था, इसलिए देश में अलग अलग जगह पर इस दिन स्वच्छता पखवाड़ा का भी आयोजन किया जाता है। तो गांधी जी का जयंती, गांधी जी का व्यक्तित्व, किसी भी चीज का जयंती इसलिए नहीं मनाया जाता है कि हम सिर्फ उनको याद करें, बल्कि जयंती इसलिए भी मनाया जाता है कि हमें उनके लाइफ से क्या सीखने को मिल रहा है, आज की युवा पीढ़ी उनके लाइफ से क्या सीख सकती है। इतने बड़े व्यक्तित्व का जन्म हमारे बीच हुआ, इसको लेकर हमारे समाज में काफी कुरीतियां भी है। लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये कहता है वो महात्मा गांधी को नहीं जानता, महात्मा गांधी के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं जाना। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। अगर जिसने अच्छे से जाना महात्मा गांधी को, वो समझ गया मजबूरी का नहीं, ताकत का नाम महात्मा गांधी, तेज दिमाग का नाम महात्मा गांधी, ऊंची सोच का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि चरखे से आज़ादी नहीं है। हम मानते हैं कि सिर्फ चरखे से आज़ादी नहीं आई, लेकिन हमारे भारत की आज़ादी में जितना योगदान इस चरखे का था वो काफ़ी उच्च लेवल पे था, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था इस चरखे का। महात्मा गांधी ही हमारे देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने हमारी स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में परिवर्तित किया। तो इस बड़े व्यक्तित्व का विचार, भाव और जन संघर्ष जानना हमें अवश्य चाहिए। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात में एक पोरबंदर नामक जगह है जहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म होता है और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई। महज 14 साल की उम्र में इनका शादी कस्तूरबा गांधी से हो जाता है 1893 में, 1893 में, जो कि 1944 में कस्तूरबा गांधी जी का देहांत भी हो जाता है। कस्तूरबा गांधी आज़ादी के हर एक पड़ाव पे, हर एक लड़ाई पे महात्मा गांधी के साथ खड़ी रही, महात्मा गांधी का साथ बाखूबी निभाया। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। लेकिन गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन का फायदा महज इतना भी नहीं उठाया कि उनके नाम के बाद उनके किसी पुत्र या उनके पुत्र का भी नाम जाना जाए। इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, ये महज एक व्यक्तित्व थे। इन्होंने जो भी किया आज तक सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया और हमारे देश की आज़ादी के लिए किया। महात्मा गांधी जी वैसे तो बड़े अच्छे घराने में पैदा हुए थे। इनकी स्कूली शिक्षा भारत में होती है। बाद में ये बैरिस्ट्री यानी वकालत की पढ़ाई करने लंदन जाते हैं। लंदन से पढ़ाई करके आने के बाद ये साउथ अफ्रीका 1893 में जाते हैं। 1893 में जब कस्तूरबा गांधी से इनका शादी 1883 को हुआ था, 1883 को, और ये साउथ अफ्रीका जाते हैं 1893 को, और वहाँ पे 21 वर्ष रहने के बाद भारत आते हैं। जब साउथ अफ्रीका ये जाते हैं तो इनके साथ ट्रेन में एक हादसा हो जाता है। काले रंग होने के कारण इन्हें ट्रेन से फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो ट्रेन सिर्फ गोरों की ट्रेन थी। इससे महात्मा गांधी को काफ़ी दुख पहुंचता है। और जब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे काले गोरे का भेदभाव इतना हद तक है, तो वो वहाँ पे सत्याग्रह चालू कर देते हैं।
सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही किया था, जिसमें काफ़ी जन आंदोलन बनता है सत्याग्रह, और ये उसमें सफल भी होते हैं। वहाँ पे महात्मा गांधी जी का नाम भी होता है। हालांकि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए तो थे एक अब्दुल मजीद नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने, लेकिन वहीं से इनकी राजनीतिक जीवन की भी शुरुआत हो जाती है। वहाँ पे ये एक पुस्तक भी लिखते हैं जिन्हें इंडियन ओपिनियन कहा जाता है। बाद में ये भारत आने के बाद भी एक पुस्तक लिखते हैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि काफ़ी फेमस पुस्तक है। यहाँ आने के बाद महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को स्वदेश वापस लौट आते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका में ही इनकी मुलाकात सी राजगोपालाचारी से होती है, जो भारत की स्थिति के बारे में इनसे डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि भारत में भी ऐसा जन आंदोलन का जरूरत है, क्योंकि हमारा देश गुलाम है, हमारा देश अंग्रेजों की हाथ का कठपुतली है। इसके साथ ही सी राजगोपालाचारी उन्हें ये हिदायत भी देते हैं कि हमारा देश काफ़ी विविधता, डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है। अगर आप गांधी जी जाते हैं भारत और ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 1 साल घूमकर, भ्रमण कर भारत की विविधताओं के बारे में जानना होगा। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आते हैं। ये 9 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए 2003 से हमारी सरकार ने ये घोषणा किया कि 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे, माइग्रेंट्स डे। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि जो भारतवासी विदेश में रहकर भी भारत के प्रति अपना सहयोग, अपना प्यार, अपना समर्पण जारी रखते हैं, ये उनके समर्थन में, ये उनको स्पेशल फील कराने के लिए मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आ जाते हैं भारत। अब यहाँ पर 1 साल अपने गुरु, इनके गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, अपने गुरु के कथनानुसार पूरे 1 साल भ्रमण करते हैं। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये भाग लेते हैं। हालांकि इससे पहले 1914 में भी जो वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, वहाँ पे अंग्रेजों ने कहा था कि हम लोगों के कर्तव्य के लिए लड़ रहे हैं, निचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए लड़ रहे हैं, हम भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर भारतवासी हमारा साथ देंगे तो हम उनकी आज़ादी के बारे में, हम उनके डोमिनियन स्टेटस के बारे में जरूर सोचेंगे। तो महात्मा गांधी उस समय इस बहकावे में आकर भारतीयों से अनुरोध करते हैं कि वो अंग्रेजों का साथ दें और अंग्रेजी सेना में भारतीयों को बहाल कराने लगते हैं। इसलिए इनको बहुत सारे भारतीयों द्वारा रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों का समर्थन करने के बावजूद भी अंग्रेज अपनी बात से मुकर जाते हैं और आगे चलकर ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बाद में 1916 में कांग्रेस के जब लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं, जिसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार जी थे, 1907 में ही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में 2 दलों में बट गया था और 16 में वो दोनों में समझौता होता है, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी हम जानते हैं। वहां पर महात्मा गांधी की भेंट राजकुमार शुक्ल से होती है, जो बिहार की किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को बिहार आने का, चंपारण आने का न्योता देते हैं और वहाँ के किसानों के हाल को देखने समझने के बारे में बोलते हैं। वैसे तो महात्मा गांधी उस समय महज हाँ कह के चल दिए थे, लेकिन हमारे राजकुमार शुक्ल जी भी कुछ कम नहीं थे। ये उनका पीछा करते अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में भी पहुंच जाते हैं। हालांकि साबरमती आश्रम का भी स्थापना देखा जाए, सबसे पहले 1915 में जब ये आते हैं तो उसमें कोचरेब नामक जगह पे ये अपने एक साथी जीवनलाल देसाई के सहयोग से एक आश्रम की स्थापना करते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें खेती गृहस्थी करने में नहीं बन पाता है। जिसके बाद 17 जून 1917 को ये साबरमती नदी के किनारे एक बहुत बड़े जगह पे अपने आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। तो वहीं पे राजकुमार शुक्ल जी पहुंच जाते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी को आने के लिए बोलते हैं। महात्मा गांधी को पता चल चुका था कि ये आदमी ऐसे पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो बताते हैं कि 7 अप्रैल को मैं कलकत्ता आने वाला हूं, उसके बाद वहीं से मैं आ जाऊंगा। राजकुमार शुक्ल जी पहले से ही कलकत्ता पहुंच जाते हैं। 7 अप्रैल को गांधी जी मिलते हैं। फिर 10 अप्रैल को ये कलकत्ता से मुजफ्फरपुर की ओर निकल पड़ते हैं, बिहार की ओर। मुजफ्फरपुर में इनकी मुलाकात अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद और बिहार के अच्छे अच्छे नेताओं से होती है, जहां
चंपारण के बारे में इनको काफ़ी जानकारी मिलता है। अब महात्मा गांधी को समझ आ चुका था कि वाकई में यहाँ की जनता त्रस्त है अंग्रेजी सरकार से। अनुग्रह नारायण सिंह वही जिन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी को लेकर ये चंपारण पहुंच जाते हैं। जब ये चंपारण में सत्याग्रह चालू करते हैं, ये महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग इंग्लैंड लंदन में हुआ था, लेकिन भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में हुआ था। भारत में ये पहला आंदोलन था। यहाँ के लोग अनपढ़ थे, कमजोर थे, शोषित थे, वे इनके पीछे नहीं आ सकते थे और तो और इन्हें पुलिस से भी काफ़ी भय लगता था। उसके बावजूद महात्मा गांधी सभी के पास जाकर समझाएं। महात्मा गांधी बैरिस्ट्री पढ़े थे, इन्होंने कलेक्टर को लेटर लिखा कि हमें सुरक्षा दिया जाए। आपके कानून, इन लंदन के कानून में साफ साफ लिखा है कि अगर कहीं शांतिपूर्ण सभा हो रही है तो उसे सुरक्षा देना आपकी जिम्मेवारी है। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये आपकी सुरक्षा में पुलिस वाले खड़े हैं, ये मारने के लिए खड़े नहीं हैं। तब काफ़ी जनता इनके समर्थन में आई और वो आंदोलन सफल हुआ। हालांकि चंपारण में मेन मुद्दा क्या था, वहाँ पे मेन 3 कठिया प्रणाली चलती थी। 3 कठिया प्रणाली बोले तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और अंग्रेजों ने ऐसा बोला था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको नील का खेती करना ही है। नील की खेती से प्रॉब्लम क्या थी कि एक बार जिस जगह पे आप नील का खेती कर दिए, अब दोबारा 3 साल तक उस जगह पे कोई फसल नहीं उगाया जा सकता था। इसके बावजूद भी हमारे देश की जनता नील की खेती करती थी, लेकिन फिर भी इन्हें उचित मूल्य न मिल पाता था, क्योंकि तब तक जर्मनी में आर्टिफिशियल नील का उत्पादन चालू हो चुका था, जो कि काफ़ी टिकाऊ और काफ़ी सस्ता भी था। अंग्रेज बाध्य तो करते थे खेती करने के लिए, लेकिन हमारे किसानों को जो उत्पादन मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था, उसकी खरीदारी नहीं करते थे, अच्छे भाव नहीं देते थे, जिससे यहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त थी। हालांकि चंपारण सत्याग्रह के बाद चंपारण की जनता का, बिहार की जनता का इससे मुक्ति मिल गया नील विद्रोह के कारण। अब भारत में यह पहला सफल सत्याग्रह, पहला सफल आंदोलन हो चुका था 1917 में। अब 1918 में ये जब अहमदाबाद जाते हैं तो वहाँ के मिल मजदूर अपने मालिकों से बोनस का मांग कर रहे होते थे, क्योंकि उस समय प्लेग महामारी के कारण उनका काफ़ी नुकसान हुआ था। वहाँ पे अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। पहला बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल वहीं पर किए थे, अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ। फिर वहाँ अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ता है, वहाँ के मिल मालिकों को झुकना पड़ता है और अहमदाबाद के मिल मजदूरों को उनका अधिकार, उनका बोनस 20% देना पड़ता है। उसके बाद 1918 में ही खेरा सत्याग्रह होता है। खेरा सत्याग्रह गुजरात में खेरा है, जहाँ पे खेरा में उस समय हुआ क्या था कि प्लेग महामारी और दूसरा सुखाड़ के कारण किसानों की फसल काफ़ी नष्ट हो चुकी थी। फिर भी अंग्रेजी सरकार को लगान माफ़ करना चाहिए था, फिर भी, लेकिन अंग्रेजी सरकार हमारे लगान वसूलने के लिए हमारे किसानों पर जोर जबरदस्ती कर रही थी, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और खेरा सत्याग्रह भी सफल हुआ। एक के बाद एक लगातार सफलता के कारण किसानों में और हमारे मजदूर वर्गों में महात्मा गांधी के प्रति काफ़ी विश्वास आते गया। इतना दिन के बाद महात्मा गांधी समझ चुके थे कि हमारा देश काफ़ी गरीबी में जी रहा है। वो चंपारण की जनता को ही देखकर समझ गए थे और उसी समय उन्होंने डिसीजन लिया कि हम कोट और पैंट में नहीं रहेंगे, हम सिर्फ एक कपड़े में रहेंगे, एक धोती और एक गमछा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, ताकि वो वहाँ के पीपुल से कनेक्ट कर पाए, वहाँ के लोगों से, कि हम आप ही लोगों में से एक हैं, हम कोई दूसरे नहीं हैं। इतने बड़े घर का लड़का भी एक छोटे से लिबाज में रहता है, तो ये उनकी महानता ही थी। इसके बाद 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जहाँ पे महात्मा गांधी खुद मौजूद थे। उस समय महात्मा गांधी जी कुछ आंदोलन नहीं करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सरकार यह आश्वासन देती है कि हम हंटर कमेटी का गठन किए हैं, इसकी जांच के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। लेकिन आगे चलकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है,
जिससे 1920 को 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन चालू कर देते हैं। ये असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन बन जाता है जो कि पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है। पूरी भारत की जनता जालियांवाला बाग कांड से दुखी थी और ये महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को काफ़ी सपोर्ट मिलता है और ये आंदोलन जन आंदोलन के रूप में ऐसा उमड़ता है कि पूरे देश में उत्साह देखने लायक था। इसी क्रम में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हमारे भारतीयों द्वारा अंग्रेजी पुलिस थाना गोरखपुर के चौड़ा चौड़ी में पहुंचकर एक थाने को जला दिया जाता है, जहां पर अंग्रेजी 21 पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। इस घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। हालांकि महात्मा गांधी के इस फैसले से पूरे देशवासियों का विश्वास महात्मा गांधी से उठ चुका था कि जब इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था तो इन्हें वापस नहीं लेना चाहिए था। पूरी देश की जनता इनका विद्रोह करती है, लेकिन ये वापस लेने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। महात्मा गांधी जानते थे कि अंग्रेजों के 21 पुलिसकर्मी मरे हैं, अब वो भारतीयों को छोड़ने वाले नहीं हैं, पकड़ पकड़ के मारेंगे। ये सब सोचकर महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि एक भी भारतीयों का जान जाए, इसीलिए उन्होंने अहिंसा का राह चुना था। उन्हें उनके लिए एक जान का कीमत बहुत था, वो किसी की बलिदानी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर उन्हें काफ़ी जेल वगैरह भी होता है, इस क्रम में बहुत बार जेल जाते हैं आते हैं। 1930 में 12 मार्च 1930 ईस्वी को गुजरात के साबरमती आश्रम से ये अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ने के लिए नमक सत्याग्रह करने निकल पड़ते हैं, जिसे दांडी मार्च से भी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर समुद्र तट की ओर निकल पड़ते हैं। वहां से वहां की दूरी 322 किलोमीटर थी। निकलते समय ये और इनके 78 अनुयायी थे, पूरे मिलाकर 79 लोगों के साथ ये दांडी मार्च पे निकल पड़ते हैं। 24 दिनों की इस यात्रा के बाद 322 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वो दांडी नामक जगह पे पहुंचते हैं, जहां पे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो 79 लोग चले थे वहां से, अब हजारों की संख्या में लोग इनके पीछे समर्थन में हैं। उसी समय महात्मा गांधी एक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देते हैं। वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन बोले तो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, जिसमें अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हर एक कानून का विरोध करना था कि हम आपके कानून को नहीं मानते हैं, वो भी प्रेम से, किसी मार झगड़े से नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, एकदम प्रेम से हम आपकी अवज्ञा कर रहे हैं, इस प्रकार का आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया। उसी समय 1930, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेंजे मैकडोनाल्ड चाहते थे कि महात्मा गांधी भी इसमें शामिल हो ताकि हम उनको कन्वेंस कर पाए, लेकिन 30 में महात्मा गांधी शामिल नहीं होते हैं। 1931 में इरविन के कहने पर, हालांकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हो चुका था, जिसमें महात्मा गांधी की भी बहुत सारी मांगे इरविन पूरा करता है और इरविन के कथनानुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाता है। महात्मा गांधी राजी हो जाते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वहां पर भी जाने के बाद इन्हें कुछ खास फायदा नहीं होता है। हालांकि वहां पर भी जाने के कारण ये हमारे युवाओं के नज़र में गिर जाते हैं। क्यों? एक गलतफहमी के कारण। 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाती है भगत सिंह की। अब लोगों का कहना था कि महात्मा गांधी चाहते तो उनकी फांसी रुकवा सकते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। महात्मा गांधी के हाथ में ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी ने कई बार इरविन से इस मुद्दे पर बात भी की कि वो लड़का गलत नहीं है, हमारा और उसका सोच सही है, सेम है, उसे फांसी न दिया जाए। कितने लेटर्स भी लिखे, लेकिन इसके बावजूद भी महात्मा गांधी भगत सिंह को नहीं बचा पाए, जिसके कारण महात्मा भगत सिंह को फांसी हो जाती है। अब जब ये भारत आते हैं तो इनका टकराव अंबेडकर जी से भी हो जाता है।
हालांकि देखिए ये टकराव नहीं था, विचारिक अंतर था। महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, लाला लाजपत राय हो, सभी का सिर्फ एक ही एम था, देश की आज़ादी। हाँ, तरीके अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग तरीकों का वैल्यू भी अलग अलग हो सकता है, केवल एक तरीके से आज़ादी नहीं मिल पाती हम लोगों को। हम लोगों को दोनों तरीकों का जरूरत था, जिसे अलग अलग किरदारों ने अच्छे से निभाया, हमारे देशभक्तों ने, हमारे शहीदों ने, जिन्हें हमें बार बार नमन करना चाहिए। हमें उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि हम अभी अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। महज एक व्हाट्सएप पे मीम्स बनाकर अपने देश डालने से क्या ये हमारे अंदर की देशभक्ति आ जाएगी? देखिए, अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो ये संवाद हुआ था वो इरवादा जेल में हुआ था। इरवादा सेंट्रल जेल में मुद्दा बस ये था, वो अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे और महात्मा गांधी को ये डर था कि ऐसे अलग अलग क्षेत्र दिया जाए तो हमारे देश का कई टुकड़ों में बंटवारा हो जाएगा और महात्मा गांधी ऐसी बंटवारा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वो इस बात पे एग्री नहीं थे। फिर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनाने के लिए उन्होंने बोला कि कुछ सीटें रिजर्व कर देते हैं, आरक्षित कर देते हैं निम्न वर्गों के लिए, अछूते वर्गों के लिए, जिस पर अंबेडकर जी भी मान जाते हैं और आगे संविधान का निर्माण का काम भी चालू होने लगता है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चालू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चालू किया था, लेकिन भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने नहीं दिया था, यूसुफ मेहर अली ने ये नारा दिया था भारत छोड़ो का। 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन चालू करने के पीछे भी बहुत बड़ा राज छिपा था, क्योंकि 17 साल पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई थी, जिसे भारतीय काफी गर्व की बात मानते थे और हर एक साल 9 अगस्त को वो काकोरी ट्रेन डकैती की सालगिरह मनाते थे। इसीलिए महात्मा गांधी लोग एकत्रित हुए थे। 8 अगस्त को ही ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर देते हैं, जिससे जन सपोर्ट भी, पीपुल का, लोगों का समर्थन भी मिल जाता है। 9 अगस्त 1942 को जब ये आंदोलन पूरे देश में फैल जाता है, महात्मा गांधी करो या मरो का नारा देते हैं। बहुत सारे आंदोलनकारी पुलिस के डंडों से मार भी खाते हैं, फिर भी अपने देश के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ते हैं। इतनी बहुमूल्य थी हमारी आज़ादी। हमारी आज़ादी महज एक कलम से और एक बलिदानी से नहीं मिली, हजारों लाखों शहीदों की बलिदानी से, हजारों लाखों लोगों की प्रताड़ना सहने के बाद ये आज़ादी मिली है। इसलिए हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारे जिन महापुरुषों के बदौलत हमें ये आज़ादी मिली है, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए और हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। आज महात्मा गांधी का सम्मान पूरे विश्व में है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हमारे कुछ देश के लोग ही महात्मा गांधी को भला बुरा कहने से नहीं चूकते हैं, जो कि काफी गलत चीज है। महात्मा गांधी कि इस लड़ाई के क्रम में, इस आज़ादी के क्रम में 1945 में लेबर पार्टी की सरकार इंग्लैंड में बन जाती है, जो कि भारत की आज़ादी के पक्ष में थी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है भारत का संविधान निर्माण के लिए, जिसमें स्टोफेट क्रिप्स ये अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर, मतलब जितने भी मेंबर थे इस कमीशन के, वो सब के सब अंग्रेज थे, जिसके कारण भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया, विद्रोह किया। अब जब 9 अगस्त को ये भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उस समय अंग्रेजी सरकार ने 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चालू कर दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर का मतलब कि जितने भी नेता हैं, जितने भी लीडर्स हैं, सबको कैद कर लिया जाए। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को लखनऊ के आगा खां महल में कैद करके रखा गया था। इन सभी महात्मा गांधी की इतने आंदोलन हैं, इतने संघर्ष है, जिन्हें एक बार में पढ़ना समझना काफी कठिन होगा और उबाऊ भी हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप भी खुद से महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ें, महात्मा गांधी के
इस जीवन चरित्र से, इस महान व्यक्तित्व से कुछ सीखने और समझने का प्रयास जरूर करें। बाद में 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का निधन हो जाता है। महात्मा गांधी जब पूजा करके लौट रहे थे तो उस समय एक नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 3 गोलियां मारकर मृत्यु हो जाती है महात्मा गांधी की। ये महात्मा गांधी का लास्ट शब्द राम राम कहकर मृत्यु को सुधार जाते हैं। हालांकि नाथूराम गोडसे का भी कुछ बयान अपना था कि वो भी हम भी देशभक्त हैं, लेकिन हमारा मारने के पीछे ये रीजन था, वो रीजन था, वो अलग बात है। लेकिन महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व को हमारे लिए, हमें खोना बहुत ही कीमती था। महात्मा गांधी हमारे लिए बहुत कीमती थे। उनके जैसे व्यक्तित्व को खोना भारत कभी उन्हें भूल नहीं पाएगा। उनका व्यक्तित्व हमेशा हमारे अंदर, हमारे समाज में जीवित रहेगा। इसलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा गया, महात्मा भी कहा गया। अब महात्मा गांधी के बारे में हमें खुद जागरूक होना चाहिए कि हमारे जो महात्मा गांधी थे उनके जैसे तो हम नहीं बन सकते, लेकिन हम कुछ न कुछ तो जरूर सीख सकते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाला हमारा देश आज हिंदू मुसलमान एक नहीं है। हिंदू मुसलमान भाई नहीं फील कर पाता है जो हमारा भारत का है। हिंदी तेलुगु भाई भाई फील नहीं कर पाते हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला भारत इतना संकीर्ण कैसे हो सकता है? ये सभी जिम्मेवारियां हम सबके ऊपर है, क्योंकि हर एक बार महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व सामने नहीं आएंगे जो देश को एक धागे में बांध सके। उस समय इंटरनेट भी नहीं था, उसके बावजूद भी महात्मा गांधी पूरे देश के जनता को एक साथ एक मंच पे एक विचार पे लाने में समर्थ हुए। लेकिन आज सब चीज़ के बावजूद हमारा देश एक मंच पे, एक सोच पे नहीं है। हमारे देश की विविधता ही हमारी पहचान है, लेकिन उस विविधता को हम समझने के बजाय आपस में लड़ने लगते हैं। तो इस व्यक्तित्व के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए, समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ताकि उस महान व्यक्तित्व से हम भी कुछ सीख सके। हमारे महात्मा गांधी का बराबरी किसी पुरस्कार से नहीं किया जा सकता है। उन्हें मात्र एक पुरस्कार 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। इन्हें भारत रत्न इसलिए नहीं दिया गया, हमारी सरकार का कहना था कि भारत रत्न से ऊंचा कद महात्मा गांधी का है। हम भारत रत्न देकर उनका कद छोटा करना नहीं चाहते हैं। हालांकि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें 1937, 38, 39 और 47 4 बार नामित किया गया था। नोबेल समिति का कहना है कि 1948 में इनका नाम सबसे आगे चल रहा था शांति के नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में, लेकिन उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है और नोबेल समिति का कहना है कि वो किसी मृत व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं देते। हालांकि 2-3 मृत व्यक्ति को भी दिया गया है, उनका केस अलग है, उनकी कुछ अलग धारणा थी, जिसके कारण 1948 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना था, लेकिन मृत्यु के कारण नहीं मिल पाता है। इनके सम्मान में 1948 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसी और को नहीं दिया जाता है। नोबेल समिति इनका इतना सम्मान करती थी, जिस आदमी का सम्मान पूरे विश्व में था। हम भारतीय होकर उन पर गर्व करना चाहिए।